हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर में लेक्चर नंबर 6। और आज जैसा कि तुम सब ने देख ही लिया होगा, हम लोग इस चैप्टर में जो डायमेंशन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर आईआईटी जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग आज कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस देखेंगे, किन टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं एडवांस लेवल के। तो जिन बच्चों का भी एक ड्रीम है कि यार मुझको पूरा फोकस आईआईटी पे ही लगाना है, हमें कुछ ना कुछ करके एडवांस क्वालिफाई करना है, उन सारे बच्चों को एक छोटा सा मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि हमें अभी से बिना अपने ऊपर बहुत प्रेशर लिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के हर टॉपिक वाइज करके चलना है। हमें हर टॉपिक पे देखना है कि इस टॉपिक पे एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, और अगर नहीं भी तो एटलीस्ट उस टॉपिक पे पीवाईक्यूज में एडवांस लेवल पे कुछ क्वेश्चंस बने हैं तो उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। वैसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस भी करते चले ताकि हमारा टॉपिक, जो हमेशा मैं कहता हूँ, ज़ीरो से हाईएस्ट लेवल तक वो मोटो पूरा होना चाहिए। तुम सबको पता होगा, तुमको मैंने शुरुआत में एरिया का डायमेंशन भी निकलवाया L², और आज तुमको एडवांस लेवल पर भी मैं लेके जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन मैं जो कहूँगा वो करूँगा। अगर तुमसे कहा है कि तुमको बेसिक से ज़ीरो से उठाऊँगा तो उठाया, और फिर तुम्हें कहा था कि हाईएस्ट लेवल पहुँचाऊँगा तो पहुँचाऊँगा भी, तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग धीमे धीमे बढ़ेंगे। पहले शुरुआत में बहुत बेसिक चीज़ देखी, स्पीड तक का डायमेंशन निकाला हमने, वॉल्यूम तक का डायमेंशन, सब छोटे छोटे क्वांटिटीज़ का निकाला। और आज हम लोग उन सभी टॉपिक्स पर, कॉन्सेप्ट्स पर जो सीखा पिछले 5 क्लासेस में, आज हम लोग उन टॉपिक्स पर, उन कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से आज एडवांस लेवल पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे जो अब तक सीखा हम लोगों ने उससे हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, हम उन लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे करें। तो हमें बच्चों इस बात को ध्यान रखना है कि कहीं भी जाने का, वहाँ तक पहुँचने का तरीका बहुत सिंपल होता है, और सिंपल तरीका होता है पेशेंस रखते हुए, धीमे धीमे बेसिक्स को पढ़ते हुए। मैं आते ही साथ पहले दिन तुमको एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं करा सकता था, इट इज़ नॉट द राइट वे। तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ पढ़ी, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेंथ का डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटी L भी पढ़ा हम लोगों ने, और आज पहला क्वेश्चन उसी पर हम लोग करने वाले भी हैं एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो बच्चों इस बातों को ध्यान रखना कि हमें इस बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है कि बेसिक्स पर हमको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और किसी भी लेवल तक पहुंचने में थोड़ा बहुत समय लगता है। इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि बस आज सोया और कल सब कुछ हमारे मन मुताबिक हो गया। इट विल टेक फ्यू नाइट्स, ठीक है, कुछ रात लगेंगे मगर होगा ज़रूर। तो चलो इन सब बातों के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के। बट फिर मैं कहूँगा जिन बच्चों ने अब तक जो डिफरेंट टाइप्स मैंने क्वेश्चन कराए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अगर वो नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के उन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखें, उनको सॉल्व करें। कुछ क्लास क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, उनको बड़े शिद्दत से मन लगा करके सॉल्व करें, तो ही उन क्लास का तुमको एकदम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और समय देख लिया है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे वो क्वेश्चन एडवांस में तुम्हारे प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा तुम्हारे सामने। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में, जैसे क्या रहेगा। अच्छा, आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उस पर मल्टीपल आंसर्स वाले भी होंगे, मल्टीपल जो MCQ होते हैं मल्टीपल आंसर वाले वो भी करेंगे, और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग करेंगे, और कुछ पैसेज वाले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पूरा हम लोग अच्छे से एडवांस लेवल की एक प्रिपरेशन जो होती है वो करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों कि हमने प्लैंक कांस्टेंट लिया, हमने प्लैंक्स कांस्टेंट लिया, ठीक है, H। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जिन बच्चों को लिखना है, या वैसे तो अच्छा होगा सभी लिखा भी करो, तब उस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट H और वेलोसिटी ऑफ लाइट C और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
बड़ा ही शानदार कांस्टेंट है कैपिटल जी। इन सभी में क्या खास बात है? प्लैंक कांस्टेंट h, वेलोसिटी ऑफ लाइट c एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों ये तीनों यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को यूज़ करके हमने लेंथ और मास का डायमेंशन बनाया। इन तीन को यूज़ करके वी फॉर्म्ड द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड मास। क्वेश्चन समझना, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वी मेक द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड मास। सिंपल सा क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कुछ ऑप्शन दिया है कि लेंथ और मास का इनके साथ जो रिलेशन बनेगा उनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। मैं ऑप्शन तुम्हें लिख दे रहा हूँ। ऑप्शंस में सबसे पहला कह रहा है कि मास इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ c, मास इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g। ये बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हारे जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स में आया क्वेश्चन है। ईयर मुझको शायद 2015 या 16 का क्वेश्चन है, देख लेना। फिर से मैं क्वेश्चन समझा दूँ। जिन बच्चों को लिखना है कॉपी पेन लेके बैठा करो। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी लेक्चर मेरा देखो कॉपी पेन लेके बैठो, जहाँ जहाँ मतलब काम की चीज़ लगे वहाँ पॉज करके फिर से नोट डाउन कर लिया करो। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन लिखना है फटाफट क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h, वेलोसिटी ऑफ लाइट c एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, वी मेक द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड मास। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मास और लेंथ का इन तीनों के साथ में क्या रिलेशन फिट बैठेगा ये हमको बताना है। अब ये मल्टीपल आंसर्स इसमें हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एडवांस लेवल पे क्वेश्चन से मिलते हैं तुमको मल्टीपल ऑप्शंस वाले। तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने चाहिए, आखिर कैसे रिलेशन पता करें कौन सही कौन गलत है। लेंथ को इन तीनों के फॉर्म में लिखना है, मास को इन तीनों के फॉर्म में लिखना है। तो करना कुछ नहीं है, हमें लेंथ जैसा हम हमेशा कहते हैं प्रोपोर्शनल टू h, c और g, याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो h एक मैं तुमको बताऊंगा h, c, g का, लेंथ का मैं तुमको बताऊंगा, मास तुम सब मुझको करके दिखाओगे अभी मेरे साथ तुरंत, ठीक है। फिर मैं करूँगा अपना आंसर मिलाओगे। यही बेस्ट तरीका होगा करने का। बैठना नहीं, कॉपी पेन लेके बैठना है, ऐसा नहीं कि बस देखते रहे। कॉपी पेन लेके बैठना, मेरे साथ क्वेश्चन करना है। टाइम लगेगा, लगने दो, लेकिन क्वेश्चन साथ में करना है। तो लेंथ प्रोपोर्शनल टू h, c, g मान लिया मैंने। पावर x, पावर y, पावर z मैंने बैठा दिया, ठीक है। अब दोनों साइड का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डायमेंशन लिखते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा l, बीच में कोई कांस्टेंट लगा दिया जाएगा ताकि प्रोपोर्शनल साइन हट जाए। और h प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ml स्क्वायर t-1 होता है। अगर कुछ कांस्टेंट्स याद होंगे अच्छा होगा। पावर x अगर भूल जाए तो कोई फॉर्मूला यूज़ करके h का डायमेंशन निकाल लेना। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, lt-1 के पावर y एंड g m-1 l³ t-2। बड़ा ही काम का कैपिटल G का डायमेंशन इसी साथ रखना, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, दोनों तरफ डायमेंशन लिख दिया। इसके बाद हम लोग ऐसा क्वेश्चन भी कर चुके हैं अगर तुमको याद हो तो, है ना। तो इसके बाद क्या करना पता होता है, बस पावर को कंपेयर करते हैं इक्वेशन के हेल्प से। तो यहाँ पर पे मैं चाहूँ तो m के पावर 0 l t के पावर 0 लिख सकता हूँ। और वहाँ से m कहाँ पे है, तो m यहाँ से मिला, पावर x मिला, m यहाँ से मिला, माइनस z मिला, l के जगह पे 2x यहाँ से मिला, 2x यहाँ पे क्या मिला, प्लस y और क्या मिला, यहाँ से मिला बच्चा प्लस 3z और क्या मिला, t के पावर क्या मिला, माइनस x यहाँ क्या मिला, माइनस y यहाँ क्या मिला, -2z, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते थे वैसे मैंने कर दिया। अब इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करके जरा पावर की वैल्यू पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि लेंथ जो भाई साहब किन h और g पर किस तरीके से निर्भर करता है।
तो अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से सबसे पहला इक्वेशन क्या मिला बच्चा, x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। लेंथ को कंपेयर किया तो 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। t को कंपेयर किया तो क्या मिल गया, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू अगेन 0, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को सॉल्व करके जरा x, y, z की वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें लेंथ का h और g, x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y को रिप्लेस किया जाए तो काम मेरा हो जाएगा। तो y को रिप्लेस करने के लिए अगर हम इक्वेशन यहाँ बच्चों 2 प्लस 3 ऐड कर दे तो माइनस वाई प्लस वाई तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, x, और प्लस 3z और माइनस 2z कितना आ जाएगा बच्चा, प्लस z। अच्छे से देख लो, मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x माइनस एक्स x प्लस 3z माइनस 2z z और इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। इसको बोला इक्वेशन नंबर 4 और 1 तुमको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 4 तो 1 प्लस 4 करूँगा तो क्या मिलेगा, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल। सबसे पहले मिल गया 2x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और x माइनस जेड इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू z होगा। तो देयरफॉर z भी तुम्हारा क्या आएगा बच्चा, 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू भी 1/2। तो L प्रोपोर्शनल टू h है और L प्रोपोर्शनल टू g भी। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो L प्रोपोर्शनल टू रूट h भी होगा और L प्रोपोर्शनल टू रूट g भी होगा। चूँकि L का हमें केवल h और g में ही रिलेशन पूछ रहा था तो मैं y की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश भी नहीं किया। थोड़ा तुमको ध्यान रखना होगा, बस काम करना है, फालतू चीज़ नहीं। तो h के पावर x आया, x मतलब 1/2 मतलब रूट h हो गया और यहाँ रूट g भी हो गया। तो L प्रोपोर्शनल टू रूट h भी है, L प्रोपोर्शनल टू रूट g भी है। तो लेंथ का रिलेशन तो मुझको मिल गया, किससे, h और g से मिल गया। अब मास का तुमको रिलेशन पता करना है। तो मास का रिलेशन पता करने के लिए जैसे हमने L प्रोपोर्शनल टू किया, अब तुमको क्या करना होगा, मास प्रोपोर्शनल टू h की पावर समथिंग, c की पावर समथिंग, g के पावर समथिंग। फिर कंपेयर करके हम लोग दोनों तरफ से क्या करेंगे, पावर निकाल लेंगे एक्स वाई जेड का, पी क्यू आर जो मानना है, एक्स वाई जेड जो तुमको मानना मान सकते हो। तो जैसे हम लोगों ने लेंथ का किया है अभी, वैसे यहाँ पर मास रखो और मुझको करके अभी सारे बच्चे आंसर बताएं कि वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, या इनमें से दो में से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। अभी तुरंत करना है, इसे कॉपी कर लो और मास वाला हमें अभी तुरंत करके दिखाओ कि इसका आंसर क्या होगा। लेंथ का रिलेशन निकाला, वैसी मास का भी निकाल के दिखाओ तुरंत, जल्दी, साथ साथ करोगे तभी करने का मजा है। तो फट से कॉपी पेन निकालो, जल्दी इसे नोट डाउन करो और मास का रिलेशन तुरंत निकाल के बताओ, क्विक। सारे बच्चे ध्यान से इस सॉल्यूशन को देख लें। इसके आधार पर मास का जो हमको रिलेशन फाइंड करना है वो जल्दी मुझको पता करके बताएं कि सर इसमें से आंसर कौन सही होगा। और सारे बच्चे मेरे करने के पहले अपने आंसर्स को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एक तरीके से समझ कि तुम्हारा एक तरीके से ऑफलाइन क्लास की तरह होगा, कुछ मैं करूँगा, कुछ तुमको करने को दूंगा, तभी इस क्लास का हमको अच्छे से मजा आएगा, तभी अच्छे से हमको इसका बेनिफिट होगा। तो मास का रिलेशन क्या होगा जरा मुझको पता करके सारे बच्चे बताएं तुरंत। ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे लेंथ के बदले मास कर देना और देन कैलकुलेट एक्स वाई जेड, ठीक है, जल्दी।
कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन एडवांस लेवल पे नहीं आते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग मन लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ा सा स्मार्ट होकर के प्रिपरेशन करेंगे तो एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस हमसे तुरंत होते जाएंगे। ठीक है, आए बच्चों किसी का आंसर? जिसका भी आंसर आ जाए मेरे करने के पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बता देना कि सर मेरा इतना आया था। सही था तो अच्छी बात होगी, गलत था तो देखना कहाँ पे गलत था जब मैं करूँगा तब। चलो अब मैं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने ट्राई किया होगा और देखा होगा उनका आंसर आ रहा है। ठीक है, करूँ? चलो 1 मिनट और देता हूँ। चलो मुझको लग रहा है कुछ 1-2 मिनट और देना चाहिए। 1 मिनट और ले लो, बस कुछ करना नहीं है, बस यहाँ लेंथ देख रहे हो, बस लेंथ के बदले यहाँ मास कर देना। ठीक है, और मास के पावर 1 हो जाएगा, L के पावर 0, मास के पावर 1, L के पावर 0, T के पावर 0। यहाँ सब कुछ वैसे ही चलेगा। नया इक्वेशन बनेगा x y z में, उनको सॉल्व करके हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, चलो मैं करके दिखा रहा हूँ, सब ने किया भी होगा। कहाँ तक पहुँचे हो तुम देखना। तो अगर मैं इसको मास के प्रोपोर्शनल मान लूँ, प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, तो यहाँ पर मास का डायमेंशन हो गया। ये सब कुछ वैसे ही छोड़ दो, बस एक्स वाई जेड वैसे है, बस एक्स वाई जेड का कोई डिफरेंट इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अच्छा m के पावर 1 है, L के पावर 0, T के पावर 0 हो जाएगा। तो अब मैं कंपेयर करूँगा तो x माइनस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा 1। देख लो अच्छे से। अब L कंपेयर करूँगा सब कुछ वही आएगा, बस पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं T कंपेयर करूँगा सब कुछ वही आएगा, बस पावर क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर पे 0। हालांकि वो पहले भी 0 था, अभी 0 हो जाएगा। तो ये अब तुम्हारे पास ये 3 इक्वेशन बन गए जो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से। ठीक है, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल, अभी इसका काम हमारा नहीं है। अब इन तीनों को सॉल्व करके चेक कर लो। हमें मास का किसके साथ चेक करना है? मास का C और G। तो C और G यानी कि Y और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। इस बात को ध्यान रखना, X हमको मतलब नहीं, X को रिप्लेस कर देंगे। तो Y और Z की वैल्यू फाइंड करनी है तो X को रिप्लेस कर दिया जाए। X को रिप्लेस करने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर दूं, 1 + 3 कर दूं, तो 1 + 3 करोगे तो क्या होगा बच्चा? 1 + 3 करोगे तो +x, मैक्स x खत्म, एंड माइनस वाई एज इट इज़, एंड -2z - z कितना हो जाएगा? -3z, और ऐड कर रहे हैं तो 0 + 1 = 1। इक्वेशन नंबर 4। हमको y और z ही चाहिए ना, y और z, C और G का मास के साथ पूछा है। तो y और z का दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो, तो -2x -2y -4z = 0। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, इसको 5 बोल दो। अब दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो +2x -2x कैंसिल, +y -2y कितना हो जाएगा? -y। ठीक है, +3z -4z इज -z, और कितना आ जाएगा? 0 + 0 = कितना आएगा बच्चा? 0। तो यहाँ से बच्चों को मिल गया कि y = -z, y की वैल्यू -z के बराबर है। तो अब अगर मैं y = -z यहाँ पुट कर दूँ तो y = -z, माइनस ये भी है तो +z हो जाएगा, +z -3z = 1, तो -2z = 1। तो z की वैल्यू कितनी आएगी? -1/2, और y उसका रिवर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? +1/2। तो y की वैल्यू +1/2 और z की वैल्यू -1/2। तो y की वैल्यू अगर मैं 1/2 पुट करूँगा तो m प्रोपोर्शनल टू √c तो आ जाएगा, तो m प्रोपोर्शनल √c तो आ जाएगा। लेकिन z की वैल्यू -1/2 पुट करूँगा तो m प्रोपोर्शनल टू g के पावर -1/2 आएगा। z की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि m प्रोपोर्शनल टू 1/√g आएगा। अब वहाँ प्रोपोर्शनल टू g है, तो सेकंड आंसर तुम्हारा गलत हो गया। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। उस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगा वो जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये,
तो ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देख लो, समझ लो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुमको कहाँ पर कितना अलर्ट होना है, तुम्हें यूज टू होना है इन क्वेश्चंस का, तुम्हें फास्ट होना है अपने कैलकुलेशंस में, तुम्हें एक्यूरेट होना है अपने कैलकुलेशंस में। ठीक है, वो हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, हम सब में इतने काबिल हो जाएंगे कि हम एडवांस क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, बट फिर कहूँगा थोड़ा वक्त लगेगा, जिसमें हमको पूरा ऑनेस्टली हमें काम करना होगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ तुरंत चलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जिनका नहीं आए इस क्वेश्चन से कॉपी कर लें जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एडवांस में एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। डायमेंशन पर ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन में लिख दिए पहले से तो कि टाइम हमारा बच जाए। क्वेश्चंस पे आते पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था जिन बच्चों को क्वेश्चन लिखना होगा, मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि कॉपी पेन लेके सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लें करें। कह रहा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी के नाम हमको बताएं क्वेश्चन में। कह रहा है कि इफ़ म्यू नॉट इज़ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, हम सब जानते हैं म्यू नॉट इज़ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज़ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, आई इज़ इलेक्ट्रिक करंट आई हमें दिया हुआ है, वी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं बता दूं, इससे कहते हो चुंबकीयशीलता, विद्युतशीलता, विद्युत धारा और विभवांतर। ठीक है, और सी इज़ ऑब्वियसली प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और कुछ क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं, बस इतना क्या है क्वेश्चन में कि अगर म्यू नॉट परमिटिविटी है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, आई इलेक्ट्रिक करंट है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इन पांचों में इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? देन यू हैव टू फाइंड द करेक्ट इक्वेशन और इक्वेशंस। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट इक्वेशन क्या होगा फाइंड करके बताओ। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन टेक्निकली बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? इन सभी की डायमेंशन हमको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, और सभी के डायमेंशन पुट करते चलो, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर आता जाएगा, इक्वेशंस तुम्हारे करेक्ट होंगे। तो टेक्निकली इसको देखा जाए एक सिंपल तरीके से तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है। बस एक चीज़ में तुमको ध्यान देना होगा, वक्त तुमको इसमें ज़्यादा लग जाएगा। अगर मैं एक एक क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते चलूँ और चारों ऑप्शंस को चेक करूँ तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। बस थोड़ा सा केयरफुली काम करना होगा और थोड़ा सा वक्त खर्च करना होगा। तो एक तरीका तो बहुत सिंपल है, मन अगर किसी का हो करने का तो इस तरीके से कर सकते हो, बट बिफोर दैट इन पांचों का डायमेंशन तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फॉर्मूले करके निकाल सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन वो तरीका बहुत अक्लमंदी वाला तरीका तो होगा नहीं, क्योंकि भाई टाइम का बड़ा ही मारा मारी है। तुमको ऐसा नहीं करना है कि वक्त बहुत ज़्यादा लग जाए। तो क्या दूसरा कोई तरीका मेरे पास है? क्या कोई दूसरा तरीका हम इन इक्वेशंस के करेक्टनेस को चेक कर सकते हो? एक तो बहुत सिंपल है, डायमेंशन के में एप्लीकेशन होता है कि दोनों तरफ का डायमेंशन लिखो, बराबर आ गया तो इक्वल हो गया। लेकिन अगर कुछ और तरीका करना हो, स्मार्ट तरीका करना हो, जल्दी करना हो तो क्या करेंगे? सुनो, कहीं पर भी म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात आती है तो इनके बीच का बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन जो सारे बच्चों को पता होता है वो हमारे पास होना चाहिए। कौन सा? C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट में म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये हम सबको अच्छे से पता है रिलेशन। ठीक है, ये तो पता है। अब एक और तुम क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन तुमको इस चैनल पे यही फ़ायदा होगा। हर एक दिन हर एक क्लास में नई नई चीज़ तुमको देखने को जानने को मिलेगी। तो जब भी तुम पूरा क्लास कर लोगे तो बहुत बेहतर इंसान बनकर निकलोगे।
एटलीस्ट फिजिक्स में तो अच्छे बन जाओगे। तो एक और रिलेशन होता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में, वो ये होता है रेजिस्टेंस की डायमेंशन को म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो बहुत लोगों को पता होता है, मगर ये थोड़ा सा जानकारी कम लोगों के पास है, ठीक है, उतना ये पॉपुलेशन नहीं है, बट हमें ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। मैं इसको ला क्यों रहा हूँ अपने इक्वेशन में, मैं इसलिए ला रहा हूँ कि रेजिस्टेंस तो इसमें कहीं है ही नहीं है, आप ला क्यों रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन आई और वी तो है, तो आई और वी जहाँ होगा वहाँ तो घुस जाएगा रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो आर का हमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, ये हमको मिल गया। बिलीव करो इन दोनों के हेल्प से आराम से इस पूरे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। अगर किसी के मन में इसको लेकर कोई डाउट है तो मैं तुमको दिखा भी देता हूँ कि एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या होती है, m-1 l टू पावर -3 t टू पावर 4 a स्क्वायर। देखो मेरी बात मत करो, मुझको इतना बार लिखते लिखते याद हो गया है, तो मैंने याद नहीं करा, तुमको भी नहीं करा, यूज़ करोगे अपने याद हो जाएगा। म्यू नॉट की डायमेंशन जो होती है वो होती है बच्चों m l t-2 a के पावर -2। r की डायमेंशन m l स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -2। ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन का डायमेंशन है, ये r का डायमेंशन है। जरा रख के देख लो r मिलता है कि नहीं, एक बार रख के दिखाई दो, चलो मन में जो डाउट है एकदम क्लियर कट हो जाए। म्यू नॉट का डायमेंशन कितना है, m l t टू पावर -2 a के पावर -2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन का डायमेंशन कितना है, m टू पावर -1 l टू पावर -3 t टू पावर 4 a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा, m ऊपर गया तो m स्क्वायर, ये ऊपर गया तो l टू पावर 4, ये ऊपर गया तो t टू पावर 6 इनफैक्ट -6 ना, और ये ऊपर गया तो a टू पावर -2 सॉरी -4, और सब रूट में है, बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर है तो m हो जाएगा, ये l स्क्वायर हो जाएगा, ये t टू पावर -3 हो जाएगा, और ये a टू दी पावर -2 हो जाएगा। बताओ ml स्क्वायर t -3 a -2 r का डायमेंशन होता है कि नहीं। तो r इज इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशनली r में म्यू नॉट में एप्सिलॉन में ये रिलेशन हमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिख के मैंने दिखा दिया, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो कि सर ये रिलेशन कहाँ से आ गया तो देख सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशनली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और r में ये रिलेशन होता है, हमें सीखना है। देखो अभी तुम ये मत देखो कि सर कितना वक्त लगा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यार मैं तो वक्त लूँगा ही, मुझको तुमको तैयार करना है तो मैं तो तुमको वक्त लूँगा ही, हर चीज़ को समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे क्या आया, तो कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा। तो अब ये रिलेशन पता हो गया, ये हमको पहले से पता ही थे, तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग इन इक्वेशंस को बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और चलो चेक करके देखते हैं कौन सा इक्वेशन सही है। तो मिटा दे रहा हूँ मैं इसको आराम से कभी भी चेक कर सकते हो। डायमेंशंस मैंने इन तीनों के ऊपर लिख दिए, आराम से चेक कर सकते हो। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं चेक करना चाहूँ तो एक बात का ध्यान दो, तो यहाँ से मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ मैं कि म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन एक तरफ कर लूँ और उधर कर दूँ मैं वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और वी बाई आई तो ओम्स लॉ के हिसाब से आर रेजिस्टेंस होता है, और उसका स्क्वायर भी करना है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू दिस है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, रूट आर द आर्जिनेशन। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट इक्वेशन इज बिल्कुल करेक्ट, पहला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो फर्स्ट इक्वेशन इज गोइंग टू बी करेक्ट। अब सेकंड इक्वेशन में चेक कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में अगेन मैं अगर म्यू नॉट को यहाँ लेता हूँ, सेकंड चेक करने जा रहा हूँ
कि मैं क्या करूं, एप्सिलॉन को वहाँ कर दूं और v को यहाँ कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझको I बाई वी, उधर क्या मिलेगा मुझको म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो r का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा r का स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर या स्क्वायर से समझ लो, एक साथ में ले लो, तो I बाई वी की वैल्यू म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन होती है। अब चूँकि I बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई आर होता है और ये तुम्हारा हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन गोइंग टू बी इन करेक्ट रिलेशन, ठीक है। चलो अगला करें I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी वी, तो हम लोग काम करते हैं I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी वी कह रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ लेते आते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सी इज इक्वल टू वी बाई आई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सी इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट और सी की वैल्यू है 1 बाई एप्सिलॉन म्यू नॉट, तो 1 बाई करोगे तो ये पलट जाएगा, रूट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ठीक है। और उधर क्या मिलेगा बच्चा, आर आ जाएगा उस लॉ के हिसाब से। तो एप्सिलॉन से रूट कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा तुमको, मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा और उधर क्या मिल जाएगा तुमको आर, और वो तो होता ही है, तो सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन भी डायमेंशनली क्या है, बिल्कुल करेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ऐसी फोर्थ को चेक कर लिया जाए। फोर्थ को चेक करने के लिए मैं कहाँ चेक करूँ फोर्थ को, चलो फोर्थ को यहीं पे चेक कर लेता हूँ। तो म्यू नॉट सी एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेते आओ और इज इक्वल टू वी बाई आई कर दो, वी बाई आई कर दिया, ठीक है। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, आर स्क्वायर के बराबर होती है, और ये हो गया सी और ये क्या हो गया तुम्हारा आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर सी इज इक्वल टू आर तो कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कोई संबंध हो नहीं सकता इनके बीच में। तो फोर्थ इक्वेशन भी तुम्हारा टेक्निकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, डायमेंशन के हिसाब से बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इन चारों का जो करेक्ट रिलेशन था ऑप्शंस में वो कौन कौन था, फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर। लेकिन ये आंसर तभी जान पाए जब ये दो रिलेशन हमारे पास थे, ठीक है, जिसमें से ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं इसको। तो आज की क्लास से तुमको एक नई चीज़ सीखने को मिली कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस 2015 में आया क्वेश्चन, ठीक है। और अगर ये चीज़ तुमको नहीं पता होगी तो बिलीव करो, तुम अगर डायमेंशन रख के चेक करोगे तो आ तो जाएगा, मगर टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा ये। ऊपर से डायमेंशंस कैसे हैं, लंबे शॉर्ट डायमेंशंस हैं, हल्का सा भी 19-20 का फ़र्क हुआ तो तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन हमको याद होगा दोनों तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसी सब को तो अप्रोच बोलते हैं कि एक फेल्योर और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है कि किसने एडवांस क्वालिफाई किया, कौन नहीं कर पाया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस तुम्हारे अप्रोच का फ़र्क है, वो सही रखो, बाकी चीज़ों का अपने आप केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलेंगे थर्ड की तरफ, इसको अच्छे से कर लो, समझ लो। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में ऑप्शंस देख लिया मैंने पहले से, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। क्वेश्चन क्या पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन में हमें एक लेंथ स्केल डिज़ाइन करना है, मतलब लेंथ को मेज़र करने के लिए एक हमको स्केल बनाना है। इस लेंथ स्केल में कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हमको लेंथ को मेज़र करना है। अब किन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके लेंथ को मेज़र करना है, उन क्वांटिटीज़ का नाम दिया हुआ है। कॉपी पेन लिखा के बैठे हो, फटाफट उन क्वांटिटीज़ को लिखते चलो। एक क्वांटिटी लिया गया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जिसके ऊपर अच्छे से हम जानते हैं, मैं सिर्फ सिंबल लिख रहा हूँ, तुम सब कॉपी पे नाम जो लिखना। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को लिया गया, ठीक है। फिर लिया गया बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को लिया गया,
इन सब का डायमेंशन तुमको मैं लिखवा चुका हूँ। टेम्परेचर को लिया गया, चार्ज को लिया गया और नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को भी लिया गया। 5 चीज़ों को लिया गया। फिर से बोलते रहा हूँ, कॉपी पे नोट कर देना। एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हम सब जानते हैं, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, Q चार्ज है और N है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इन 5 क्वांटिटी को यूज़ करके हम अपने एक लेंथ स्केल बनाएंगे और लेंथ को मेज़र करेंगे इन 5 के हेल्प से। तो लेंथ का कोई फॉर्मूला बनेगा ना कि इन 5 को यूज़ करके लेंथ अगर नापना है तो 5 को यूज़ करके लेंथ को हम मेज़र कैसे करेंगे, किस तरीके से इन 5 को हम एक एक्सप्रेशन में रखेंगे, क्या इनके ऊपर एक्सपोनेंट होंगे, क्या इनका आपस में रिलेशन होगा उस फॉर्मूले में, ताकि लेंथ हमको पता चल जाए। तो कोई तो इनके बीच रिलेशन होगा जो लेंथ को मेज़र कर दे। वही एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझो पहले क्या है कि इन 5 को यूज़ करके अगर हमको लेंथ स्केल बनाना हो तो भैया इन 5 को कैसे यूज़ किया जाए, किस तरीके से यूज़ किया जाए कि तुमको लेंथ मिल जाए। तुमको क्या बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो क्या करना है इसमें सर, जितनी क्वांटिटीज दी हैं सबका डायमेंशन लिखते चलिए। एक सिंपल तरीका अगर करने की बात किया जाए, हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे हैं, डायमेंशन के हिसाब से जो हमको करने का तरीका सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या सबका डायमेंशन तो पता ही है। एप्सिलॉन का डायमेंशन पता है, Kb का पता है, T का पता है, Q का पता है, N का पता है। N है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन तो पता है। इसका डायमेंशन थोड़ा देखना बेटा, ये पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसका डायमेंशन L⁻³ आएगा पर वॉल्यूम। वॉल्यूम नीचे आएगा ना, L⁻³ बाकी सबका डायमेंशन पता ही है। तो क्यों ना सर एक एक करके रख के चेक कर लें, जिसमें L आ गया वही एक्सप्रेशन सही होगा हमारा। तो बात तो बिल्कुल सही, जिसमें L आएगा वही एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से एक एक क्वांटिटी को रख करके निकालें और सभी का डायमेंशन लिखते चले तो ऐसे कंडीशन में टाइम हमारा बहुत लग जाएगा, क्योंकि सबके डायमेंशन बड़े बड़े हैं। Kb का है, T का है, एप्सिलॉन का है, Q का है और एक्सप्रेशन भी बड़ा बड़ा है। देखो हर क्वेश्चन में अलग अप्रोच है हमारा, अलग तरीका है, फ्लैक्सिबल रहना है जहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो अगर हम सभी एक्सप्रेशन में सभी का डायमेंशन लिख के चेक करें, ऑफ कोर्स आ जाएगा, मगर वो बहुत टाइम टेकिंग मेथड होगा। करेंगे, ऐसा भी करेंगे जहाँ पर पे एक्सप्रेशन छोटे होंगे, आसान होंगे, वहाँ हम फटाफट डायमेंशन लिख के भी चेक कर सकते हैं। हमें अपने किसी को बांधना नहीं है कि सर इसी मेथड से करना है। फ्लैक्सिबल बनो, जहाँ पर जैसा क्वेश्चन वहाँ वैसा अप्रोच। तो इसमें क्या करना चाहिए करने का सिंपल तरीका ये है कि फ़िलहाल इस क्वेश्चन में अगर तुमको बताऊं तो इस एक्सप्रेशन में कहीं भी Q² और एप्सिलॉन देखना, तुरंत समझना फॉर्मूले को छोटा कर सकते। अच्छा कुछ बात और, जैसे कहीं पर भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जनरली टेम्परेचर के साथ बहुत देखने को मिलेगा तुमको। एक्सप्रेशन जब तुमको आएंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जनरली टेम्परेचर के साथ अटैच होकर मिलेगा, क्योंकि इसका उसी के साथ ज़्यादा बनता भी है। क्योंकि जब ये दो अटैच होते हैं तो बच्चा ये एनर्जी का डायमेंशन बन जाता है, एनर्जी, ठीक है। और जो Q²/एप्सिलॉन कहीं भी देखोगे KBT कहीं भी आएगा, तो KBT कहीं भी आएगा, मतलब एनर्जी वहाँ पर रख देना है। Q² एप्सिलॉन नॉट किसी फॉर्मूले में आता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F=1/4π एप्सिलॉन Q²/r²। r को हम लोग लेंथ बोल देते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लेंथ की बात करनी है, डिस्टेंस स्क्वायर लेंथ स्क्वायर। तो F×L² Q²/4π एप्सिलॉन बोल सकते। तो जहाँ कहीं भी Q²/एप्सिलॉन आएगा, Q²/एप्सिलॉन, वहाँ फोर्स इनटू लेंथ का स्क्वायर कर सकते हो। और ये एनर्जी है, एनर्जी मतलब वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F×L कर सकते हो। हमको कुल मिलाकर के लेंथ को घुसाना है उसमें।
एक तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यहाँ तो L⁻³ है ही है, ठीक है, मीटर का क्यूब है ही है। तो अब हमको जरा एक बार सारे एक्सप्रेशन को इन वैल्यूज़ को रख करके वहाँ देखें। इससे पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, एन की जो वैल्यू है वो पर यूनिट वॉल्यूम है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में बेटा 1/लेंथ का क्यूब आएगा। तो एन क्या है, 1/लेंथ का क्यूब है, याद रखना, पर यूनिट वॉल्यूम है। और Q²/ε0, Q²/ε0 जो है FL², ठीक है। और KBT जो है वो F×L कह सकते हो, और होल के पावर है 1/2। आप चेक कर लो, देखो लेंथ आता है कि नहीं आता है। तो देखो F से F कैंसिल हो जाएगा और L से कैंसिल एक पावर, L⁴ हो जाएगा नीचे ना। तो ये नीचे क्या बचेगा तुम्हारा, 1/L² बचेगा, और होल के पावर 1/2, तो क्या होगा 1/L। तो ये 1/L के बराबर आएगा, L के बराबर नहीं आएगा। फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, रॉन्ग। अब ऐसे ही सेकंड ऑप्शन थोड़ा चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन को अगर चेक कर लो तो Q²/ε0 नीचे आएगा, तो FL² नीचे मिलेगा। KBT इज FL, तो KBT FL ऊपर मिल गया, और नीचे क्या मिलेगा, n मतलब 1/L³, तो 1/L³ फिर L के ऊपर निकल जाएगा। Q²/ε0 नीचे कितना आएगा, FL², होल के पावर 1/2। अब चेक कर लो, F से F कैंसिल, ये L⁴ है, तो कितना हो जाएगा, ये L² होल के पावर 1/2, दैट इज L। तो सेकंड ऑप्शन में हमारा लेंथ आ गया, ठीक है। मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन अभी आगे और भी आएंगे। अब यहाँ चेक करो, थर्ड वाले वही अप्लाई कर दो। Q²/ε0 अगेन आ रहा है, तो Q²/ε इज इक्वल टू अगेन FL² कर दिया। नीचे है n⁴1/3 n⁴2/3, तो n⁴2/3 है, तो ये 1/n के 1/लेंथ का क्यूब है भाई, बोलना नहीं, 2/3। n की जो यूनिट है 1/लेंथ का क्यूब है, पर यूनिट वॉल्यूम है वो। और KBT तो F×L है, होल के पावर 1/2 है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो F से F कैंसिल, और ये ऊपर निकल जाएगा, तो L के पावर कितना हो जाएगा, L³ होल के पावर 2/3, और इधर क्या आएगा, L² ऊपर का, और नीचे बचा L होल टू द पावर 1/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, L⁴ आएगा। L⁴ है, नीचे कितना है, L है, तो भी ये कितना बचेगा, L⁵3/2 बचेगा। L⁵3/2 यानी कि थर्ड ऑप्शन तुम्हारा इज रॉन्ग, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लो। फोर्थ ऑप्शन में अगेन Q²/ε, तो अगेन फोर्थ ऑप्शन को चेक करोगे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं, Q²/ε इज FR², ठीक है। n⁴1/3 n⁴1/3 नीचे आएगा, FL²। n⁴1/3 n की वैल्यू होती है 1/L³ होल के पावर 1/3, और KB×T इज F×L एनर्जी, एंड होल के पावर 1/2। F से F कैंसिल हो जाएगा, ये L³ 3 कैंसिल होगा, लेकिन ये L ऊपर जाएगा, भूलना नहीं। तो ये L ऊपर गया, स्क्वायर था, तो क्या हो गया, L³ होल के पावर 1/2। तो ये हो गया L², बाहर आकर क्या हो जाएगा, L। तो फोर्थ भी L के बराबर आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कुल मिलाकर के सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में हम लोग को यूज़ करके, सेकंड और फोर्थ को, इन पांचों क्वांटिटी को यूज़ करके उस लेंथ स्केल में हम लोग लेंथ को बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में देखो आते हैं। तो हर जगह, अब देखो इसमें मैंने कोई डायमेंशन का यूज़ नहीं किया है, कोई डायमेंशन का यूज़ नहीं किया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कि जो क्वांटिटीज़ हमें दी गई हैं इनका आपस में कोई जोड़ बैठता है क्या। जैसे मैं तुमको हमेशा कहूँ कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहीं भी आएगा,
तो जनरली वो टेम्परेचर के साथ आएगा। ये बात तुमको क्लिक, एक ट्रिक हो गया, एक दिमाग में क्लू मिल गया कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जब भी आएगा टेम्परेचर के साथ आएगा, और जब भी यहाँ ये दोनों मिलेंगे, अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर मिलेंगे तो वो एनर्जी के बराबर हो जाएगा हमेशा। कहीं भी क्यू स्क्वायर और एप्सिलॉन कहीं दिखा तो वहाँ पे कूलॉम्स लॉ यूज़ करना थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो ये एक नया अप्रोच हमको मिला, ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली इजी है, कम टाइम में होगा। और अगर मैं एक एक का डायमेंशन रखना शुरू करूं, सबका टी का, एप्सिलॉन का, के बी का, तो बहुत वक्त हमारा लग जाएगा। डायमेंशन भी लंबे हैं और ये एक्सप्रेशन भी लंबे हैं। अगर छोटे एक्सप्रेशन होते तो मैं डायमेंशन से ही करता, फटाफट चेक करो लेंथ जहाँ पे आ जाए। लेकिन जब एक्सप्रेशन बड़े हैं, लग रहा है कि यार कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें होगा, तो फिर थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि इसमें आपस में इनका कोई गठजोड़ बनता है क्या। तो बन तो गया और उसको यूज़ कर लिया। और थोड़ा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, एडवांस का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि बस देखते ही आ जाएगा, हाथ पाँव कुछ मारना पड़ेगा, है ना। मगर अप्रोच पे जाना, पर्टिकुलर क्वेश्चन है मत कि सर ने क्वेश्चन कराया था, सर ने अप्रोच क्या बता रहे हैं उस पर फोकस करना, वो तुम्हारे काम आएगा पूरे लाइफ टाइम, है ना। ये क्वेश्चन भले ख़त्म हो जाए लेकिन जो अप्रोच सिखाऊंगा वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज डन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, इसको कर लो। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एडवांस का है तो सामने आने वाला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। करने बहुत तुमको मजा आएगा, इसको कर लो पहले जल्दी। चलो अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ एडवांस 2019 में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग को बनाना है। मैं पूरा क्वेश्चन लिखने नहीं आया हूँ, तुम लोग को पूरा क्वेश्चन लिखना है कॉपी पे, ठीक है। कह रहा है कि फॉर्म अ सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाओ, ठीक है। सब बना देंगे, कैसा बनाना है, किन किन चीज़ को लेना है उसमें। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाओ जिसमें मास इज डायमेंशनलेस, मास का डायमेंशन नहीं होना चाहिए। बात को सुना। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है, चलो जे से डिनोट कर रहा हूँ। mvr हैज़ गॉट नो डायमेंशन, मतलब उसमें मास और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन नहीं होना चाहिए, दे शुड बी डायमेंशनलेस। बहुत ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाओ, फॉर्म अ सिस्टम ऑफ यूनिट या कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास इज डायमेंशनलेस, एंगुलर मोमेंटम इज डायमेंशनलेस एंड लेंथ हैज़ डायमेंशन। लेंथ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, L, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन L होना चाहिए, ठीक। देन हमको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर, एक से अधिक भी हो सकता है, करेक्ट। कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, हमें चेक करना होगा उनमें से करेक्ट ऑप्शंस क्या है। मैं क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूँ। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट, जिन बच्चों को लिखना है लिख लें, बिल्कुल सबको लिखना होगा। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस एंड लेंथ हैज डायमेंशन कैपिटल L, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब करेक्ट में चूज करना है, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं लिख दे रहा हूँ मैं। ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फोर्स का डायमेंशन L⁻², ठीक है। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम हिंदी में कहते हो रेखीय संवेग का डायमेंशन L⁻⁻1। तीसरा कह रहा है कि एनर्जी का डायमेंशन L⁻², होगा। और चौथा कह रहा है कि पावर का डायमेंशन L⁻⁻5 होगा।
ये हमें दिया हुआ है, इनमें से चुनना सही क्या है। क्वेश्चन फिर समझ लो, हमें एक ऐसा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, करोगे बहुत तुमको मजा आएगा। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना है जिसमें मास और एंगुलर मोमेंटम को डायमेंशन नहीं रखना है, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन एल हमको मान लेना है, इसी के फॉर्म में सारा आंसर भी है। मात्र लंबाई का डायमेंशन एल है, ठीक है। तो पता करना है कि इन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन क्या होगा। फोर्स का डायमेंशन एल टू पावर -2 बता रहा है, मोमेंटम का डायमेंशन एल टू पावर -1 बता रहा है, एनर्जी का बता रहा है एल टू पावर -2, पावर का बता रहा है एल टू पावर -5। सही ऑप्शन चेक करना है। सबसे पहले मास का डायमेंशन नहीं है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन भी नहीं है, चलो ठीक है। तो मास हैज़ गॉट नो डायमेंशन एंड सो द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस लेस क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता होगा, एमवीआर होता है, बचपन से पढ़ते हैं हम लोग। इसमें से मास भी नो डायमेंशन है, तो मास तो वैसे ही नो डायमेंशन है। अब इन दोनों की बात बच गई, किन दोनों की बात बच गई, वी और आर की बात बच गई, ठीक है। तो अगर मास का डायमेंशन पहले से ही नहीं है और ये पूरा क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वी आर है ये भी एक नो डायमेंशन क्वांटिटी होगी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में मास का तो वैसे ही डायमेंशन नहीं है, तो जो बचा उसका डायमेंशन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा डायमेंशनलेस है। और इसमें आर होता है रेडियस यानी कि लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन कितना है बेटा एल। तो v का डायमेंशन कितना होगा, तो v का डायमेंशन पक्का क्या होगा बच्चा L-1 होगा कि नहीं पहले बताओ, क्योंकि जब ये L-1 होगा और इंटू एल होगा तभी ना दोनों ऐड होकर के नो डायमेंशन आएगा। तो अगर r का डायमेंशन ऐसे देख लो, अगर r का डायमेंशन बेटा l है, अगर r का डायमेंशन l है तो v का मैं कितना डायमेंशन रखूं कि पूरा का पूरा डायमेंशन लेस हो जाए। सिंपल से वैसा 1/l कर दीजिए, 1/l कर देंगे तो l से l कट जाएगा, नो डायमेंशन आ जाएगा। तो पक्का कि v का डायमेंशन क्या होगा बेटा L⁻⁻1 होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तभी जाकर के पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, यही मेन पॉइंट इसका है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, ये एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस था जिसमें से m पहले से ही नो डायमेंशन है, तो बचा वी आर भी नो डायमेंशन होगा। और नो डायमेंशन में अगर एक का l है तो दूसरे का 1/l होगा, उल्टा होगा तब तो दोनों कैंसिल हो गए, तब तो नो डायमेंशन आएगा। तो v का डायमेंशन कितना होगा बेटा L-1। तो वेलोसिटी का मुझको मिल गया L⁻⁻1। अब चेक करते हैं क्या क्या पूछा। फोर्स का डायमेंशन मुझको पूछ रहा है, तो फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास बहुत तरीका होता है, कोई फॉर्मूला यूज़ कर लो। फोर्स का फॉर्मूला mv²/r भी पढ़ा हम लोगों ने, बहुत फॉर्मूला होता है, इसी को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मास का डायमेंशन नहीं होता है, v का डायमेंशन पता है, r का पता ही है, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लो, किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करो, तुम्हारे ऊपर है। तो मास का डायमेंशन नहीं है, v का डायमेंशन कितना है L⁻⁻1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा L⁻⁻2 और नीचे क्या है बेटा l, तो ये क्या हो जाएगा L⁻⁻3। तो फोर्स का डायमेंशन L⁻⁻3 आना चाहिए, जबकि यहाँ बता रहा है -2, सरासर गलत हो गया। अगला कह रहा है लीनियर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है बेटा P = मास इंटू वेलोसिटी, और मास का डायमेंशन तो 0 है और वेलोसिटी का मैं निकाल चुका हूँ L⁻⁻1, तो इसका डायमेंशन 0, इसका क्या होता है L⁻⁻1, तो L⁻⁻1 लिखा भी तो है, तो ये हमारा सही हो गया। अभी और देखो, एनर्जी का डायमेंशन L⁻⁻2 बता रहा है, तो एनर्जी के लिए अगर हम चाहें तो कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर लिया जाए, या हाफ एम यूज़ कर, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशन कितना निकाला था L⁻⁻3 निकाल चुके थे, और डिस्टेंस L का डायमेंशन तो L ही है, तो मिलके कितना हो जाएगा L⁻⁻2। तो एनर्जी का डायमेंशन L⁻⁻2 बिल्कुल सही है। अब बच गया पावर। पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है
तो बच्चा पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का डायमेंशन कितना है? L टू पावर -2। अच्छा, टाइम का डायमेंशन कैसे निकालेंगे यार? स्पीड का पता है, डिस्टेंस का पता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होता है कि नहीं होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस का L, स्पीड का L टू पावर -1, तो टाइम का डायमेंशन क्या आएगा? L²। तो यहाँ मैं रख दूँ अगर L², तो ये क्या हो जाएगा? L टू पावर -4। तो पावर का L टू पावर -4 आ रहा है, जबकि L टू पावर -5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर। अब बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। 2019 एडवांस से पूछा है क्वेश्चन है, और तुम देखो इसको क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या है। बस थोड़ा सा दिमाग एकदम कंसंट्रेट करना है कि क्या पूछा गया है, और जो चीज़ दी गई है उसको मैक्सिमम तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझको लगता है, जहाँ से तुमको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते हैं डायमेंशन को यूज़ करने का तरीका। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो इसको। चलेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमेंट में ज़रूर बताना ये क्वेश्चन तुमको कैसा लगा, फोर्थ क्वेश्चन कैसा लगा, करने में कितना मज़ा आया। ठीक है, चलते क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ, इसको कॉपी कर लो जल्दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलो पांचवा क्वेश्चन करते हैं, और ये फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन जो है वो इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में से था ये। ठीक है, इंटीजर टाइप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। पहले क्वेश्चन को जिन बच्चों को लिखना होगा ज़रूर लिख लेंगे। क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि एक फॉगी कंडीशन है, मतलब फॉग है। फॉग में जब आसपास एटमॉस्फेयर में फॉग होता है तो देखना मुश्किल होता है, लाइट का जो प्रोपगेशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, सिग्नल का ट्रांसमिशन थोड़ा सा वीक हो जाता है इन फॉगी कंडीशन। ठीक है, जब कुहासा होता है, कोहरा होता है, उस वक्त की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूँ पूरा क्या है, जिन बच्चों को लिखना होगा जरूर लिखेंगे। तो मान लो एक कोहरे वाली कंडीशन है, फॉग वाली कंडीशन है। ठीक है, और जैसे ट्रेन वगैरह में क्या होता है, ट्रेन के जो इंजीनियर्स होते हैं चेक करते हैं कि जो सिग्नल है ट्रेन से निकलने वाला, वो फॉगी कंडीशन में, कोहरे वाली स्थिति में कितना दूर तक जा सकता है, कितना इफेक्टिवली काम कर सकता है। तो उसी पर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉगी कंडीशन में, कोहरे वाली कंडीशन में हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो सिग्नल है वो इफ़ेक्टिवली कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं, कितना दूर तक हमारा क्लियरली जा सकते हैं। तो डिस्टेंस हमें नापना है इस सिग्नल का। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सिग्नल इन फॉगी कंडीशन, यहाँ से कोई सोर्स होगा जहाँ से सिग्नल मैंने पास किया, वो सिग्नल कितने दूर तक जा कर के इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो हमको पता करना है। किन की चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जो इंजीनियर्स थे उन लोगों ने फाइंड किया कि फॉगी कंडीशन में जब हम कोई सोर्स से इंटेंसिटी भेजते हैं तो जितनी दूर तक इफ़ेक्टिवली जा सकता है वो डिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? डिपेंड करती है इसके डेंसिटी पर। हम सबको पता है कि फॉग की डेंसिटी, कहते हैं ना कि भाई बड़ा घना कोहरा है, बड़ा कम कोहरा है। तो जब कोहरा घना होता है तो फिर देखना मुश्किल होता है। तो ऑफकोर्स डेंसिटी पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। डेंसिटी ज़्यादा होगी, घना कोहरा होगा, तो भाई डिस्टेंस कम तक जाएगा। मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि डेंसिटी पर डिपेंड लॉजिकली करेगा कि नहीं करेगा, खुद सोच के बताओ। तो ऑब्वियसली करेगा। तो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द फॉग, मास डेंसिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स। यहाँ से सिग्नल जो निकल रहा है उसकी कितनी इंटेंसिटी है। अगर वो तगड़ा इंटेंस सोर्स है उसका वाला कह सकते हो सिग्नल है, और दूर तक जाए। तो डिपेंड्स ऑन रो, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी जो है सोर्स की वो पावर अपॉन एरिया होता है। हम लोग इसका डायमेंशन पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी, इस सोर्स की जो सिग्नल निकल रहा है
उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फॉगी कंडीशन में सिग्नल जो इफेक्टिवली जो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है वो मास डेंसिटी ऑफ फॉग, सोर्स के इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर कह रहा है जब लोगों ने चेक किया तो पाया कि जो D है इज़ प्रोपोर्शनल टू S के पावर 1/n। लोगों ने जब सॉल्व किया तो पाया कि जो डेंसिटी है वो इंटेंसिटी के 1/n के प्रोपोर्शनल है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछेगा ये क्वेश्चन में। इंटीजर वैल्यू टाइप वाला क्वेश्चन है ये, मतलब इसका जो n की जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर में आएगी। पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसको खुद से लिख भी सकते हो कॉपी में, लेकिन जब दिमाग में क्वेश्चन बैठ गया ना ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में ये तो समझ गया। अब हमको D प्रोपोर्शनल टू S टू पावर 1/n बता रहा है कि जो डिस्टेंस है वो S के 1/n के प्रोपोर्शनल है। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पावर x लगाते थे, यहाँ पावर y, यहाँ पावर z। ऑफकोर्स हमको D और S की बात पूछिए, लेकिन S को हम अकेले फाइंड नहीं कर सकते, हमको और चीज़ों भी आपस में इंटरकनेक्टेड हमको फाइंड करना होगा। अब दो तरफ का डायमेंशन लिखेंगे। ये डिस्टेंस है तो डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ। ये मास डेंसिटी है तो डायमेंशन क्या हो गया, ml-3 टू दी पावर x। ये है पावर अपॉन एरिया, तो पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी का डायमेंशन mt-3 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया पावर y। और फ्रीक्वेंसी t टू दी पावर -1 होता है, ये भी हम सब जानते हैं, z, ठीक है। तो ये हो गया m के पावर 0, l t के पावर 0। उधर से क्या मिलेगा, m टू दी पावर x, m टू दी पावर y, l टू दी पावर -3x और t टू दी पावर -3y -z, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दोनों के पावर को कंपेयर करें दो तरफ से। तो कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे, m को कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या पाओगे, 0। देखो हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू मिल जाएगी तो n की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और अगर l को कंपेयर करोगे तो -3x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। x अगर यहाँ रख दूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, 1/3। तो y की वैल्यू 1/3 आ गई, यानी कि जो 1/n है, यानी कि जो 1/n है उसकी वैल्यू 1/3 आ रही है। वही ना, y क्या था, s के पावर था और कह रहा था s के पावर 1/n के प्रोपोर्शनल है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 3। यही हमें आंसर देना था उस क्वेश्चन में, इंटीजर टाइप था तो आंसर इसको ऑफकोर्स इंटीजर में आना ही था। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 3, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा तुमको करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2014 जेईई एडवांस से पूछा क्वेश्चन, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो। तो जल्दी इस क्वेश्चन करो, 6 क्वेश्चन की तरफ तुरंत आगे बढ़ेंगे, जल्दी डू इट। क्वेश्चन में 6 पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन लिख दिया मैंने, मगर क्वेश्चन को तुम्हारे सामने बताऊंगा क्या है। कह रहा है कि एक ट्यूब है जिससे कोई लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो किसी पॉइंट से जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का फ्लो होता है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, किसी ट्यूब से किसी लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो किसी पॉइंट से जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्रोपोर्शनल टू 3 चीज़ पर डिपेंड करता है, एरिया, फ्लो की वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। और इनके पावर दिया है अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। किसी ट्यूब से किसी पॉइंट से जो वॉल्यूम का फ्लो है वो वॉल्यूम का फ्लो डिपेंड करता है उस क्रॉस सेक्शन के एरिया से, वहाँ से जो लिक्विड फ्लो किया उसकी वेलोसिटी से, और जितने टाइम तक फ्लो होगा उस टाइम पर, और तीनों के ऊपर अल्फ़ा, बीटा, गामा हमको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा इनके बीच में, ठीक है। तो अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर दो तरफ डायमेंशन लेके फटक से इसका आंसर आ सकता है। जैसे वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, L3, तुरंत। एरिया का डायमेंशन L², अल्फ़ा भी है, बाद में इसको कवर कर लेंगे।
v इज़ LT-1 वेलोसिटी है, पावर बीटा है, और t टू पावर गामा, तो ये हो गया टाइम टू पावर गामा। तो ये तो हो गया L3 और इधर क्या हो गया L टू द पावर 2 अल्फ़ा एन प्लस बीटा, है ना, और t टू द पावर क्या आएगा माइनस बीटा प्लस गामा। ठीक, अब यहाँ पर लेंथ है, टाइम वाइम नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ लेंथ है, तो ये जो वैल्यू है माइनस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, टाइम तो यहाँ पे है नहीं, तो माइनस बीटा प्लस गामा अगर 0 है तो बीटा इज इक्वल टू गामा होना चाहिए, और बीटा इज इक्वल टू गामा है अच्छी बात है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, और बीटा इज इक्वल टू गामा है तो ये अच्छा, यहाँ पर पे जो अगला इक्वेशन हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इनकी जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए 3, बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू गामा। फर्स्ट ऑप्शन ही हमें यहाँ से सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत खास उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको समझने में दिक्कत हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 आसान था, जल्दी कर लो फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन तुमको मैं करने को दूंगा, सभी उस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में आंसर मुझको उसका बताओगे। इसे कर लो पहले जल्दी। एक 7th क्वेश्चन तुम सबको मैं करने के दे रहा हूँ, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताएंगे। हमें अगर एनर्जी दैट इज E, वेलोसिटी दैट इज V, और टाइम दैट इज T, एनर्जी E, वेलोसिटी V और टाइम T को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया जाए तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान करके व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है ये। इन 3 को अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें तो इनको मान करके सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव का डायमेंशन क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सारे बच्चे इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि किसका आंसर कितना आया। ठीक है, मैं चेक करूँगा और फिर करेक्ट आंसर ही मैं मेंशन करूँगा। ठीक है, कोई बच्चे कंप्लेन कर सर आप पूछते तो हैं मगर सही आंसर पिन नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं सही आंसर बता दूंगा, लेकिन सारे बच्चे इसका आंसर पहले मुझको बताएंगे उसके बाद। ठीक है, चलो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छे से पूरे लेक्चर को देखो, जिनके लेक्चर्स छोटे हैं उनको पहले कंप्लीट करो, सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ो। क्वेश्चंस बहुत हम लोग अलग अलग वैरायटी कर रहे हैं, और बिलीव करो ये सारे क्वेश्चंस अगर तुम सही तरीके से कर लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटने नहीं पाएगा, बढ़िया से 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओगे। ठीक है, तो आज के इतना ही, मिलते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।